में दमदार 10। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। एनआईए के शिकंजे में है वाजे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे को आज उस क्राइम सीन पर ले जाया गया जहां पर मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी। इस पूरी कहानी में अब एक लड़की भी सामने आ रही है। आखिर कौन है वो लड़की जो वाजे के साथ होटल के सीसीटीवी में नजर आ रही है? क्या ये लड़की वाजे के काले साम्राज्य की सबसे बड़ी राजदार है? क्या मनसुख मर्डर केस का सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी है? वाजे, मनसुख और मिस्ट्री गर्ल, देखिए नेशन इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल रिपोर्ट। दो केस, एक मर्डर, एक मास्टरमाइंड, कितने किरदार। मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इस केस की जांच की छोर कहां जाके खत्म होगी। सबसे पहले उस सुपर कॉप की प्रोफाइल समझिए जो मुंबई के सबसे पेचीदा केस का सबसे बड़ा विलेन बनता दिख रहा है, जिसकी कहानी पूरे देश को अचंभित कर रही है। कहानी ऐसी है कि किसी सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट हो। पुलिस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर का अदना सा ओहदा, लेकिन दिमाग कितना शार्प वो देखिए। सचिन वाजे 60 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका है, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा एक अव्वल टेक्नोक्रेट की तरह काम करता है। रियल क्राइम फाइल पर वो किताब लिख चुका है। एनजीओ के जरिए लोगों को कानूनी मदद पहुंचाता रहा है। अच्छा क्रिकेट खेलने के साथ साथ वो बेहतरीन एथलीट भी रहा है। मतलब एक सुपर कॉप, एक दिमाग, लेकिन इस दिमाग के अंदर कई सारे काम एक साथ करने का हुनर। पूरे महाराष्ट्र को हिला देने वाले केस में ये सचिन वाजे के खिलाफ सबसे ताजा सबूत है। 17 फरवरी का ये सीसीटीवी वीडियो सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर का है। फुटेज में सचिन वाजे की नीले रंग की कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है और कुछ ही सेकंड के भीतर सड़क के दूसरी ओर से मनसुख हिरेन आता है और कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ जाता है। जांच एजेंसी मान रही है कि इसी मुलाकात के दौरान मनसुख ने सचिन वाजे को अपनी स्कॉर्पियो कार की चाबी सौंप दी थी। ये सीसीटीवी फुटेज जिस लोकेशन से मिली है वो सीसीटीवी कैमरे, ये कैमरे हैं, आप देख सकते हैं, इसी सिग्नल पर लगाए गए हैं। उस रात 17 फरवरी की रात 8:25 पर 8:25 और 27 सेकंड पर सचिन वाजे की गाड़ी इसी स्पॉट पर, इसी सिग्नल पर रुकती है। तो महज 30 सेकंड के बाद मनसुख हिरेन वहाँ से चलता हुआ ये सिग्नल क्रॉस करता हुआ आता है और ठीक मेरी तरह, जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ से आकर वो यहाँ पर जो ब्लू रंग की वॉल्वो है उसमें आकर बैठता है। इस मुलाकात के 15 दिन बाद यानी 4 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुंब्रा के रेती बंदर में बरामद हुआ। तब अपनी जमानत याचिका में सचिन वाजे ने कहा था कि घटना वाले दिन वो मुंबई के डोंगरी इलाके में था। जांच में जो रियल टाइमलाइन निकली है, देखिए वो क्या कहती है। 4 मार्च को रात 8:32 पर मनसुख की आखिरी बार अपनी पत्नी से बात हुई थी। रात 9 बजे मनसुख का मोबाइल फोन बंद हो गया। रात 9 से 10 के बीच उसकी हत्या करके शव को मुंब्रा खाड़ी में फेंका गया। मुंबई में क्राइम की कड़ियां जोड़कर केस सॉल्व करने वाले सुपर कॉप सचिन वाजे ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कैसी कुंडली बनाई थी वो समझिए। सचिन वाजे के मुताबिक 4 मार्च को उसने मुंबई के डोंगरी इलाके में टिप्सी बार पर छापेमारी की। ये रेड रात 11:48 पर की गई ताकि डोंगरी इलाके में वाजे की मौजूदगी दर्ज हो सके। रेड से पहले सचिन वाजे ने रात 11:40 पर डोंगरी पुलिस थाने में एंट्री की थी। ये टिप्सी बार है, मुंबई में डोंगरी इलाके में ये बार है और यहाँ पर ये सचिन वाजे जो है वो अपने टीम के साथ रेड डाले थे, ऐसा उन्होंने दावा किया कोर्ट में। ये डोंगरी इलाका है और डोंगरी इलाके से करीब 45 किलोमीटर जो है मुंब्रा आता है, जहाँ पर मनसुख हिरेन का शव मिला था। और सचिन वाजे ने दावा किया है कि जिस दिन मनसुख हिरेन की मौत हुई थी उस दिन वो इसी बार में रेड डालने के लिए आए थे। रात का समय था, 45 किलोमीटर यहाँ से दूरी तय करना लगभग 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। टिप्सी बार के मैनेजर है। तो क्या हुआ था 4 तारीख की रात को, कौन आया था यहाँ रेड डालने के लिए? आप लोग को अंदर घुसने टाइम हम लोग मालूम नहीं था। बाद में अपन लोग अंदर जाए तो वो लोग स्टॉप था पुलिस वाला बोल के,
चेक किया, चेक करके अपना पेपर के ऊपर चेक करके 2 बजे वो लोग कार्य करके जब गया, निकल गए। क्या वर्दी में पुलिस आई थी? नहीं, वर्दी में नहीं है, सिविल में था। सिविल में कितने लोगों की टीम आई थी? कम से कम 20 आदमी था। सचिन वाजे की फोटो तो आपने टीवी में वगैरह देखी है, आपको लगा कि ये इस आदमी को मैंने देखा है? आते टाइम वो लोग का मास्क था, कौन था मेरे को मालूम नहीं है, कोई भी। अभी फोटो दिखाएगा तो वो मास्क में है, अपने के लिए कौन है क्या नहीं है मेरे को मालूम नहीं है। कितनी देर तक कार्रवाई की और क्या क्या पूछताछ की गई? 11 बजे के बाद में वो 2 बजे वो लोग कार्रवाई करके पूछताछ कुछ नहीं किया। तो क्या चेक किया? खाली पेपर चेक किया अपना। करीब 15 साल की पुलिस की नौकरी और 16 साल के सस्पेंशन में सचिन वाजे इतना तो समझ गया था कि क्राइम करने और उसे छिपाने के लिए क्या क्या तिकड़म अपनाने होते हैं। इस केस में भी उसने यही किया। पुलिस ठाण्यास खून, अपराध संबंधी पुरावे नष्ट करणे, कट रचणे व संगणमत करून खून करणे या संदर्भात गुन्हा क्रमांक नंबर 12/21 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। पूरे केस में सचिन वाजे ने अब तक कई सबूत मिटाए, लेकिन कुछ सबूत उसकी पहुंच से अछूते रह गए। मुंबई के 5 सितारा होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे के लिए 100 दिन की बुकिंग हुई। लाखों का बिल भरा गया और फर्जी आधार कार्ड पर वाजे की होटल में एंट्री हुई। 100 रात की बुकिंग का मतलब ये कि 1 साल में सचिन वाजे कभी भी होटल में आकर रुक सकता था। वाजे की इस बुकिंग के लिए जिस कंपनी ने लाखों का बिल दिया, एनआईए उसका कनेक्शन भी खंगाल रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरे में दिखे उस मैडम की भी पड़ताल हो रही है जो नोट गिनने वाली मशीन के साथ दिखी थी। सूत्रों के मुताबिक उस मैडम की पहचान जल्द सामने आ सकती है और उसकी पहचान हर किसी को हैरान कर सकती है। मैडम पर खुलासे से पहले एनआईए ने सचिन वाजे के घर से 62 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये कारतूस घर में क्यों थे, इसका जवाब सचिन वाजे नहीं दे पा रहा है। सचिन को बतौर पुलिस अधिकारी 30 जिंदा कारतूस सरकारी कोटे से दिए गए थे, लेकिन इनमें से भी 25 बुलेट्स गायब हैं। पुलिस की नौकरी में गुनाहों की परतें खोलने वाला सचिन वाजे बहुत अच्छी तरह से जानता था कि क्राइम के सुराग कहां से और कैसे निकलते हैं। उसकी इन्हीं खूबियों ने 16 साल के बाद मुंबई पुलिस ने उसकी वापसी कराई थी। वो मुंबई पुलिस में लौटा जरूर था, लेकिन पहले से ज्यादा रुतबे और पावर के साथ। साल 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर सचिन वाजे की महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी लगी थी। पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित गदरौली में थी, लेकिन 2 साल बाद ही वाजे को ठाणे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ एक के बाद एक क्रिमिनल केसों को सॉल्व करने में वाजे ने जो हुनर दिखाया, उससे उसकी पहचान मुंबई तक होने लगी। बाद में वाजे को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट में शामिल कर लिया गया। सचिन वाजे की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। पुलिस विभाग में उसका रैंक भले ही छोटा था, लेकिन कहते हैं कि वो एसपी और डीसीपी तक की परवाह नहीं करता था, क्योंकि सचिन वाजे की पहुंच सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक थी। टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ के चलते सचिन वाजे ने साल 2010 में लाल बिहारी नाम की नेटवर्किंग साइट शुरू की। कहा जाता है कि इसके लिए उसने खुद सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था। वाजे ने 26/11 के मुंबई हमले पर मराठी में एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक है जिंकून हरलेली लड़ाई, मतलब जीत कर हारी हुई लड़ाई। 16 साल बाद मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की वापसी जीती हुई बाजी थी, लेकिन वर्दी की आड़ में गुनाहों का जो चैप्टर उसने लिखा, उसने उसकी ही किताब के शीर्षक को उसके जीवन का सच बना दिया। टीम न्यूज़ नेशन। रोज नए खुलासे, रोज नया एंगल। सचिन वाजे के गुनाहों की डायरी किसी फिल्मी कहानी जैसी है। वाजे केस पर हमारी नजर है, लेकिन इधर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, पिछले 5 महीनों की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और कोरोना का जो बदला स्ट्रेन है वो युवाओं और बच्चों पर अटैक कर रहा है। सामने रंगों का त्योहार है और सबसे बड़ा डर यही है कि होली पर वायरस का विस्फोट हो सकता है। क्या होली के बाद वैसी ही हालत होने वाली है जैसी नवरात्र के बाद हुई थी? दिखाते हैं आपको। वही नवरात्रे, वही दशहरा, वही दिवाली, ये भूल हम करेंगे तो फिर भुगतेंगे। होली पर रंग उड़ेगा तो दिल भी मचलेगा, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। त्योहार का जश्न होगा तो लोगों से मिलना मिलाना भी होगा, लेकिन आपको जोश में होश रखना होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर जो रिपोर्ट्स और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश में पहली बार 24 घंटों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,476 तक पहुंच गया है। सामने होली का त्योहार है, लोग होली मनाने के लिए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में सफर करने से लेकर त्योहार मनाने तक जरा सी भी लापरवाही बड़ी बर्बादी का सबब बन सकती है।
याद कीजिए साल 2020 में नवरात्र और दीपावली के इस त्योहारी सीजन को, जिसके बाद कोरोना ने कहर बरपाया था। कोरोना का उससे भी ज्यादा बड़ा सुपर स्प्रेड का डर इस होली में सता रहा है। अब हमारे फिर त्योहारों का वक्त आ गया। होली है, कुंभ है, हमारे शबे बारात है, ईस्टर है, बैसाखी है। ये सारे डेंजरस सिचुएशंस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पैंडेमिक स्प्रेड। इस बार कोरोना ने कैसे चाल बदली, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। 9 फरवरी को देश में कोरोना के कुल केस 9,110 थे, जो 6 मार्च को 18,327 तक पहुंच गए, यानी 26 दिनों में डबल हो गए। जबकि 19 मार्च को ये आंकड़ा महज 13 दिन में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 39,726 हो गया। यानी पहला डबलिंग होने में 26 दिन का वक्त लगा, तो दूसरा डबलिंग होने में 13 दिन का। इस हिसाब से भी देखें तो इस वक्त देश में कुल कोरोना के केस 53,476 है। अगर 13 दिनों में केस डबल हो जा रहे हैं तो 5 अप्रैल तक अनुमानित केस करीब 1,07,000 यानी ऑल टाइम हाई होंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता इस बात को लेकर है कि होली में लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा तो सामाजिक दूरी का नियम भी टूटेगा। होली के त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। मौज मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती। बिना मास्क हटाए तो रंग गुलाल भी नहीं लगाया जा सकता। अब ऐसे में इस वायरस की सुपर स्पीड से फैलने की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जानकारों का ये भी मानना है कि जिस तरह साल 2020 में दिवाली के बाद प्रदूषण ने कोरोना की स्पीड को बढ़ा दिया था, रंग गुलाल के कारण होली पर होने वाला प्रदूषण भी ठीक वैसा ही असर दिखा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि प्रदूषण में ये वायरस ज़्यादा लंबे तक जिंदा रहता है, तो होली के कलर से भी प्रदूषण फैलता है, उसमें भी ये वायरस ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और होली के कलर करने के बाद में नहाने से और ठंडा और ये करने से भी कोरोना का संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। होली के बाद कोरोना का खतरा इसीलिए भी बढ़ेगा क्योंकि इस बार देश में पहली बार वायरस का डबल वेरिएंट मिला है। देश में डबल वेरिएंट के 771 नए केस मिले हैं। देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेशन केस मिले हैं। जो नए म्यूटेशन मिले हैं उनका नाम है E484Q और L452R। पश्चिमी महाराष्ट्र के 15 से 20% सैंपल में डबल वेरिएंट मिला। वायरस का ये वेरिएंट यूके, साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट से खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। अब होली से पहले रंगारंग जश्न की तस्वीरों को देखिए। जरा सोचिए, इस सेलिब्रेशन में अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला तो क्या होगा? महज एक संक्रमित शख्स कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन जाएगा। क्लोजली अगर आप रंग से खेलेंगे और अननोन लोगों के साथ खेलेंगे, जैसे अगर आप होली सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं तो ये लगभग सेफ रहेगा, कोई इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बट अगर कम्युनिटी में जाके आप होली खेलते हैं तो उस समय आपके पास कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, आपके पास कोई मास्क नहीं होगा, तो डेफिनेटली होली में एक पॉसिबिलिटी है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं, केसेस के नंबर्स और बढ़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आपको होली पर किस तरह की सावधानी बरतनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार आप सूखी होली खेलें, गीली या पानी वाली होली से बिल्कुल दूर रहें। इस बार कोरोना संक्रमण के पैटर्न में एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। पहले 60 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों में ज्यादा संक्रमण पाया जा रहा था और 60 साल से कम उम्र के लोगों में बेहद कम संक्रमण था, लेकिन अब ये बीमारी नौजवानों को चपेट में ले रही है। कोरोना का संक्रमण इस बार यंग एज को भी हो रहा है। इसकी दो वजह है। एक तो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली गए, जैसा कि रिपोर्टेड है दूसरे कंट्री से, यूरोप से और इवन अमेरिका से भी, कि जो यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स ओपन हुए इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रांसमिशन कोरोना का बढ़ गया इस पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में। दूसरी चीज थी इनकी बिहेवियरल पैटर्न। ये काफी मोबाइल रहे, ये बाहर निकले, इन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरे तरीके से पालन नहीं किया। अब ऐसे में होली पर इस बार बुजुर्गों के साथ ही युवाओं और बच्चों को भी खास सावधानी बरतनी होगी। बच्चों को रंग और पिचकारी से समझा बुझाकर थोड़ा दूर रखना होगा।
खासकर बच्चों की बात करें तो चूँकि बच्चे लोग होली काफ़ी खेलते हैं, एक दूसरे पर कलर लगाते हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और अगर किसी भी बच्चे को अगर वो सुपर स्प्रेडर तरीके है या उसमें कोई भी माइनर इन्फेक्शन है, कोरोना का वायरस वो कैरियर कर रहा है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वह अपने वायरस को किसी दूसरे को दे सकता है। देश पहले से ही कोरोना विस्फोट के मुहाने पर बैठा है। कहीं फुल लॉकडाउन है तो कहीं कर्फ्यू। कई राज्यों ने होली के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई है, तो वो यूं ही नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना 4 गुना रफ्तार से दौड़ रहा है। होली पर कोरोना विस्फोट का सबसे ज्यादा डर पंजाब में है, लेकिन पूरे पंजाब में होली की तैयारी चल रही है। आनंदपुर साहिब में सिखों का अहम त्योहार होला मोहल्ला शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बाजारों में भी होली की तैयारी जोरों पर चल रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मोहाली के एक मार्केट में अभी मौजूद हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो रंगों से सजी हुई हैं और पिचकारियों से सजी हुई हैं, ताकि जो आने वाला जो त्यौहार है उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा सकें। और जिस तरह से पंजाब में अब होला मोहल्ला जो एक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। कोरोना के संक्रमण का डर बिहार को भी सता रहा है। बिहार में त्योहारों के मौके पर दूसरे प्रदेशों से लोगों के घर आने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार को डर है कि होली के मौके पर कहीं हालात ना बिगड़ जाए, लिहाजा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर तैयारी की गई है। हम मौजूद हैं पटना स्टेशन पे। लगातार लोगों के घर आने का सिलसिला जारी है और सरकार ने अपनी ओर से तैयारी ये की है कि जो लोग स्टेशन और एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनकी जांच के लिए यहाँ कैनोपीज बनाया गया। आप देखिए थर्मल स्कैनर के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो फिर यहाँ पर कोरोना जाँच की जाती है उनकी। महाराष्ट्र में कोरोना सुपर स्पीड से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस करीब 2.5 लाख हैं। 4 अप्रैल तक राज्य में करीब 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस का अनुमान है। यह अनुमान हर हफ्ते कोरोना के मामलों में 1% की दर से बढ़ोतरी के ट्रेंड को देखते हुए लगाया गया है। नागपुर में तो अभी से अस्पतालों में बेड की कमी की बात सामने आ रही है। यहाँ अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बहुत है, एक बेड पर 2-2 पेशेंट को लिटा रहे हैं और वो भी 2-2, 3-3 घंटे। हम तो रात में 2-2, 3-3 घंटे से बाहर खड़े थे, लेकिन फिर भी बेड अवेलेबल नहीं था। बेड तो एक ऐसा मिला ही नहीं है। एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने घूमने के बाद जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। सोचिए अगर होली में कोरोना के केसेस बढ़े तो क्या हाल होगा। होली के साथ ही शबे बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के त्योहार भी आने वाले हैं। जाहिर है सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को रोकने के लिए सरकारें तो नियम कानून बना रही हैं, लेकिन इस तरह में तो इस वक्त क्या कुछ हालात है कोरोना के आप देख सकते हैं। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो अब की बार होली पर भी आपको सावधान रहना होगा। देश और दुनिया में आज और क्या कुछ हुआ, कौन सी खबरें सुर्खियां में है, जल्दी से आपको दिखाते हैं आज की 50 खबरें सुपरफास्ट 50। जम्मू कश्मीर के लावापोरा में आतंकी हमला हुआ, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, 2 घायल। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर एक कैदी को छुड़ा कर ले गए बदमाश, पुलिस वालों की आंख में मिर्ची झोंकी। दिल्ली में एक कारोबारी ने थैलियम जहर देकर ली सास और साली की जान, और पत्नी की हालत नाजुक, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवती की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। नोएडा में एसपी नेता और डॉक्टरों में मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा के सेक्टर 28 में बस में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में गौशाला में 10 से ज्यादा गायों की मौत से हड़कंप, अधिकारियों ने मामले का लिया संज्ञान। अमरोहा में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पटना की पुलिस लाइन कॉलोनी में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आगरा में स्क्रैप फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नक्सलियों ने 12 गाड़ियों में लगाई आग, डंपर जेसीबी मशीन जलकर खाक। उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। अम्बाला के कालका चौक पर फायरिंग, 2 लोगों की मौत, गैंगवार की आशंका। विवादित बयान देने के बाद टीएमसी नेता शेख आलम ने न्यूज नेशन पर मांगी माफी, बोले गलती से कह दिया था। आलम शेख ने दिया था बयान, 30% अल्पसंख्यक हो जाए इकट्ठा तो बना देंगे 4 नए पाकिस्तान। नंदीग्राम में बोले योगी बंगाल में केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं। बंगाल के नादिया में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, बीजेपी ने कल 12 घंटे का बुलाया बंद।
कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की शिकायत, ममता पर लगाया दंगे का आरोप। कोलकाता में दिलीप घोष के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, घोष ने ममता पर दिया था विवादित बयान। तमिलनाडु में विलुपुरम में डीएम के अध्यक्ष स्टालिन का रोड शो, 6 अप्रैल को तमिलनाडु में है वोटिंग। मनसुख हत्याकांड में सचिन वाजे की 3 अप्रैल तक बड़ी कस्टडी, एनआईए ने 15 दिन की मांगी थी रिमांड। बैंक फ्रॉड को लेकर सीबीआई की देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 11 राज्यों की 100 जगहों पर रेड। मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाजे पर कसा एनआईए का शिकंजा, थाने में क्राइम सीन पर ले गई टीम। मुंबई की अंधेरी कोर्ट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिली बेल, जावेद अख्तर मानहानि केस में मिली जमानत। जेपी नड्डा दिल्ली के एम्स पहुंचे, कोरोना वैक्सीनेशन का लिया जायजा। देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, 5 महीने बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस, 53,476 नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,992 नए केस, 111 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल, मुंबई में लगातार दूसरे दिन 5,000 से ज्यादा केस, 14 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 1515 नए मामले, 5 लोगों की गई जान। सूरत में कोरोना की रोजाना 20,000 से ज्यादा टेस्टिंग, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी जांच। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, गंदगी के बीच जलाई जा रही हैं दवाइयां। इंडियन कोस्ट गार्ड का लक्षद्वीप आइलैंड के पास बड़ा ऑपरेशन, श्रीलंका जा रही 3 संदिग्ध बोट को घेरकर 5 AK-47 और 300 किलो हेरोइन की जब्त। शाहजहांपुर में मिनी बस पलटी, 2 मजदूरों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। रायपुर में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक का पैर, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग, 10 बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। बक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी, ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर पूरी तरह से खाक। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, असम में बीजेपी की बनेगी सरकार। पीलीभीत में 2 सगी बहनों की हत्या में मां भाई समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 23 मार्च को हुआ था मर्डर। मेरठ में रोडवेज बस में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, नाराज लोगों ने बस में की तोड़फोड़। झुंझुनू में शादी समारोह में चले जमकर लात घूसे, 2 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा में होली पर रंगारंग कार्यक्रम, भक्त ले रहे हैं होली का आनंद। जयपुर के गोविंद देव मंदिर में होली के रंग में डूबे श्रद्धालु भक्तों ने खेली फूलों की होली। चमोली में होली का आगाज, होलिका दहन कर धूमधाम से मनाई जाएगी होली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी होली की शुरुआत, राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद में भक्तों में उत्साह। क्या ममता बनर्जी छिपकर मुस्लिम वोटर्स से मिल रही हैं? वायरल वीडियो का पूरा सच क्या है दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है हम दमदार 10 के बाकी एलिमेंट्स के साथ। एक वायरल वीडियो ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोरी छिपे मुस्लिम वोटर्स से मिलने गई थी। क्या वाकई में ये वीडियो सही है या फिर बात कुछ और है? चुपके से मुसलमानों से मिलती ममता बनर्जी का सच। रात का वक्त है, ममता बनर्जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। कुछ लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखे हैं। तभी कुछ देर बाद दुआ मांगी जाती है। ममता बनर्जी भी इन लोगों के साथ दुआ मांगने लगती हैं। दावा है कि ममता बनर्जी चुपके चुपके मुस्लिमों से मिलने पहुंची। दावे के मुताबिक वायरल वीडियो कोलकाता का है। 45 सेकंड के इस वीडियो में दुआ मांगने के बाद भी ममता बनर्जी वहीं खड़ी रहती है। इस वीडियो को ट्विटर पर 19 मार्च को शेयर किया गया और लिखा है, अंधेरे में ममता बनर्जी मुस्लिमों से मिलने का काम कर रही हैं। अब दिन के उजाले में हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिडन कैमरे से सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई। इसे इतना फैला दो कि पश्चिम बंगाल का हर आदमी इस बात को समझ जाए। फेसबुक पर भी यही वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी और उसके बाद उनके पैरों में प्लास्टर भी चढ़ा और प्लास्टर के साथ उन्हें रैलियों में भी देखा गया। लेकिन इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ममता बनर्जी अपनी व्हीलचेयर पर बैठी नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि वो खड़ी हुई दिख रही हैं। और यही वो वजह है जिसने इस दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया।
ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वायरल वीडियो ममता बनर्जी को चोट लगने के पहले का है? क्या वो रात के वक्त चुपके से मुस्लिमों से मिलने पहुंची? और क्या ये वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान का ही है? वीडियो में ममता बनर्जी ने मास्क पहन रखा है, लिहाजा इसके हाल फिलहाल का होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर दावे की सच्चाई सामने लाने के लिए पश्चिम बंगाल संवाददाता ने इस वीडियो से जुड़ी जानकारी जुटाई। इस दौरान हमें जो बताया गया उससे बड़ा क्लू मिल गया। वीडियो में ममता बनर्जी जहां खड़ी दिख रही हैं, वो एक दरगाह था। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने से ठीक एक दिन पहले की वीडियो, यानी 9 मार्च को ममता बनर्जी नामांकन के ठीक एक दिन पहले मंदिर और दरगाह गई थी और इस दौरान दरगाह में वो चादर भी चढ़ाई थी। अब हमने दरगाह में ममता बनर्जी से जुड़े वीडियो खंगाले तो यूट्यूब के जरिए सच सामने आ गया। इस वीडियो के साथ जानकारी दी गई है कि ममता बनर्जी ने दरगाह के नियमों का पालन किया था। इस तरह हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि चोरी छिपे मुस्लिमों से मिलती ममता बनर्जी के वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। दरअसल ये वीडियो नामांकन से ठीक पहले दरगाह पहुंचने से जुड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। हम रोज ऐसे वायरल वीडियोस की पड़ताल करते हैं ताकि आप अफवाहों से बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है दमदार टॉप 10 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी ढाका से 200 किलोमीटर दूर ओरकांडी मंदिर भी जाएंगे। ये मंदिर मतुआ महासंघ के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर का है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी के मंदिर दर्शन पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। प्रधानमंत्री वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। बांग्लादेश में भी जाके वहाँ से वेस्ट बंगाल के लोगों को ही संबोधित करेंगे, इलेक्शन की बातचीत ही करेंगे और वहीं से वो कैंपेन करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बंगाल चुनाव में इस बार मतुआ समुदाय की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है और यही वजह है कि पीएम मोदी के ओरकांडी मंदिर दर्शन को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। बंगाल के दंगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी रैलियां आज की। बंगाल के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड नंदीग्राम में सीएम योगी ने जय श्री राम के नारे के बहाने फिर ममता बनर्जी पर प्रहार किया। ममता दीदी बंगाल की धरती पर करती है, कहती है जय श्री राम का नारा मत लगाओ। क्या आप लोग ममता दीदी की भावनाओं से सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। खोल दो ना, ये देखो ये आग लगा इन जले हुए कागज के टुकड़ों को रद्दी समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये 500 और 2000 के नोट हैं, जिसे घूसखोर तहसीलदार ने आग के हवाले कर दिया। तो वहीं इसके घर के बाहर दबिश देने आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहले तो दरवाजा फिर सिर पीटती रही, क्योंकि वो 20 लाख की रकम स्वाहा हो चुकी थी। घटना राजस्थान की सिरोही की है, जहाँ एसीबी की टीम तहसीलदार कल्पेश जैन के घर छापेमारी करने गई थी, लेकिन तहसीलदार को इसकी भनक लग गई और उसने घूस में ली गई रकम को गैस चूल्हे पर जला दिया। ये रकम करीब 20 लाख की बताई जा रही है। फिलहाल घूसखोर तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। नीतीश कुमार पर तेजस्वी के तल्ख तेवर के बाद बिहार की सियासत में भाषा की मर्यादा पर संग्राम शुरू हो गया है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए ट्वीट किया, सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की है, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तुमको भी मेरी सलाह है, अपनी कब्र मत खोदो, जवान पर लगाम रखो, वरना 9वीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। बिहार में पुलिस बिल और आरजेडी विधायकों की पिटाई के खिलाफ आरजेडी ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। मोर्चा का दावा है कि उन्हें देश भर से बंद का समर्थन मिल रहा है, लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कैट ने साफ कर दिया है कि वो किसानों के मुद्दों का समर्थन करते हैं, लेकिन बंद का नहीं। अब ऐसे में कल दिल्ली समेत देश के व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चा की जो कॉल है शिंगू बॉर्डर से आई है, ये पूरे देश में प्रभावी होगी। व्यापारियों का कहना है कि एक दिन की बंद से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा और कोरोना की वजह से पहले ही व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसे में अधिकांश व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने के पक्ष में नहीं है।
लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के लावेपुरा इलाके में सुरक्षा बलों की भारी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि इस व्यस्ततम इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ दोपहर 3 बजे सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान जख्मी। हमले के बाद यहां पुलिस और सेना के जवानों समेत आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और इलाके को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। दिल्ली के जीबीटी अस्पताल के बाहर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। दरअसल कुलदीप फज्जा नाम के बदमाश को पुलिस मेडिकल के लिए अस्पताल ले आई थी, तभी यहां घात लगाए बैठे उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया, लेकिन ये गिरोह अपने साथी बदमाश को लेकर भागने में कामयाब हो गए। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो फरार बदमाश है उसको पकड़ेंगे और जो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है उसका भी खुलासा जल्द करेंगे। इस वारदात को जितेंद्र गोगी गैंग ने अंजाम दिया है। फरार हुए बदमाश पर हत्या समेत 70 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। लात घूसे बरसे, कुर्सियां फेंकी गई, जिसे जो मिला वही मरने मारने पर उतारू हो गया। महिलाएं परेशान हैं तो लोग हैरान। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू के एक शादी समारोह की हैं, जहां एक सामुदायिक भवन में 2 शादियां हो रही थी। तभी वहां दोनों पक्षों की बारातियों के बीच बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह बनारस की मशहूर भस्म होली। काशी के महाशमशान में जलती चिताओं के बीच चिता की भस्म से लोग यहां होली खेलते हैं और अंतिम यात्रा में शामिल होकर महादेव के साथ होली मनाते हैं और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। काशी में होली की परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जहां बाबा मशाननाथ की पूजा के साथ सभी धर्म के लोग मसाने की होली खेलते हैं। मथुरा इन दिनों होली के रंगों में सराबोर है। यहाँ रंग गुलाल के साथ साथ फूलों से भी होली खेली जा रही है। इसके साथ साथ लठमार होली का भी लुत्फ लोग उठा रहे हैं। कोरोना काल के बावजूद बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से कान्हा के भक्त ब्रज की इस होली का आनंद लेने यहाँ इकट्ठा हुए। कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। ले चलेंगे आपको ट्यूलिप गार्डन में एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद अब बारी है अच्छी खबर की, जो कश्मीर से है। यह श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। धरती की जन्नत में आपका स्वागत है। रंग बिरंगे ट्यूलिप को देख यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खुल चुका है। अगले 1 महीने तक ट्यूलिप फेस्टिवल चलेगा। वापस जाने का मन नहीं हो रहा है। ट्यूलिप गार्डन में आके एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारा तो यहाँ पे ये देख के ही। यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि ये नेचर का वैक्सीन है आपको रिचार्ज करने के लिए। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ट्यूलिप गार्डन नहीं खुला था। इस साल यहाँ सैलानियों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने भी लोगों से ट्यूलिप फेस्टिवल में हिस्सा लेने की अपील की है। मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, जब भी आपको मौका मिले जम्मू कश्मीर जाएं और ट्यूलिप फेस्टिवल की सुंदरता का आनंद लें। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन में इस साल 15 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। अगले कुछ दिनों में जब सारे फूल खिल जाएंगे तो यहाँ अद्भुत नजारा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे वो खबरें जो कल बनेंगी हेडलाइन। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो कल बनेंगी सुर्खियां। किसानों का कल भारत बंद, रेल और सड़क यातायात बाधित करने की योजना। बंगाल चुनाव से ठीक पहले कल बांग्लादेश रवाना होंगे पीएम मोदी। मथुरा मंदिर में करेंगे दर्शन। कल असम में होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बराक रैली में चुनावी सभा। राहुल गांधी का कल केरल में चुनावी दौरा। जम्मू में डिटेन किए गए 168 रोहिंग्या की रिहाई पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधानसभा में पिटाई कांड के विरोध में कल आरजेडी का बिहार बंद। निकिता मर्डर केस में दोषियों की सजा पर कल आएगा कोर्ट का फैसला। शुक्रवार तक दिल्ली में वाटर सप्लाई पर यथास्थिति बरकरार। आगे के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी पंचायत चुनाव पर कल का दिन अहम। आरक्षण लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और आजम एंड फैमिली के जन्म प्रमाण पत्रों पर कल कोर्ट में सुनवाई। तय हो सकते हैं आरोप।
उत्तरी सीमा पर दुश्मन पर होगा वज्रपात। देखिए ब्रेक के बाद जय हिंद।